सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम स्वप्न वासव दत्तम नाटक का अध्ययन करेंगे। स्वप्न वासव दत्तम के रचयिता हैं महाकवि भास। संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है वह अत्यंत सुसमृद्ध है और इसमें दृश्य, श्रव्य और श्रव्य के गद्य, पद्य, चंपू अनेक विधाओं के अंतर्गत रचनाएं रची गई हैं, जो कि कालजयी ग्रंथ है और हमारा जो समाज है उस समाज को एक दिशा देने वाला ये संस्कृत वाङ्मय का इतिहास इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, संस्कृत के लौकिक साहित्य को मुख्य रूप से जो कवि कर्म काव्य कहा गया है, उस काव्य को दृश्य और श्रव्य के नाम से दो विधाओं में बांटा गया है और दृश्य श्रव्य इन दोनों में से दृश्य की कुछ और वैशिष्ट्य है, जो कि सहृदय सामाजिक के हृदय के द्वारा आस्वाद्यमानता की दृष्टि से, क्योंकि जितना रसास्वादन दृश्य काव्य के माध्यम से सहृदय सामाजिक को होता है, उतना श्रव्य काव्य के माध्यम से नहीं हो पाता है। क्योंकि दृश्य में अभिनय प्रधानता के होने के कारण दृश्य काव्य तो हमारे चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जहाँ प्रत्यक्ष रसास्वादन किया जाता है, वहीं प्रत्यक्ष श्रवणेन्द्रिय के द्वारा भी उसका स्वादन किया जाता है। इसलिए उभयता आस्वाद्यमान होने के कारण संस्कृत के जो दृश्य काव्य है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के हृदय को आह्लादित करने के लिए, क्योंकि साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति है कि हृदय को आह्लादित करना और ये जो संसार का जो दुख और सुख, दुःखस्यानन्तरं सुखम सुखस्यानन्तरं दुःखम चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च, यही इस नाटक में भी ये बात कही गई है महाकवि भास के द्वारा कि ये जो दुख और सुख का एक चक्र है ये संसार, इस संसार में सुख और दुख से परे एक अलौकिक आनंदानुभूति का कार्य कराने का कार्य है, कराने का जो लक्ष्य है वह है कवि को, और कवि उस रूप में रचनाओं का प्रणयन करता है। कवि स्वानुभूति के लिए भी वो करता है, स्वयं आह्लाद के लिए भी करता है और समाज को एक नई दिशा, एक प्रेरणा देने के लिए भी कार्य करता है। जहाँ आह्लादित करता सहृदय सामाजिक हृदय को, वहीं वह कवि आगे समाज को एक अनुशासित करने का कार्य भी करता है। जो अनुशासन करना भी कहीं ना कहीं संस्कृत साहित्य का एक बड़ा योगदान है। विद्यार्थियों, महाकवि भास इस दृष्टि से एक अलौकिक प्रतिभा के धनी कवि है। यद्यपि महाकवि भास के देश और काल के बारे में आज भी विवादास्पद विषय है, क्योंकि ये तथ्य अज्ञात है। सही तरीके से सम्यक रूप से, तथ्यात्मक रूप से अभी भी हमारे विद्वानों के समक्ष एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। जैसा जितना भास की प्रसिद्धि के बारे में वर्णनी है, वहाँ उनका यश, उनकी कीर्ति जितनी प्रथित है, उतना ही उनके देश काल के बारे में अंधकारमय है। उसको
जानना आज भी बड़ा शोध का विषय है। आज भी शोध चल रहा है, निरंतर चलता आ रहा है। क्योंकि जो अलौकिक प्रतिभा के धनी होते हैं वो स्वयं अपने के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, तो ऐसे ही परंपरा चलती रहती है। और महाकवि भास की जो नाट्य साहित्य है, जो उनकी नाट्य रचना है, उन रचनाओं में हमें वो तत्व देखने को मिलता है, प्राप्त होता है, जिसका कि जिक्र महामुनि भरत ने किया है अपने नाट्य शास्त्र में। जो कि उन्होंने कहा है कि नाट्याख्यम पंचमम वेदम सेतिहासम करोम्यहम। और आगे जाकर महाकवि कालिदास ने जो कहा है कि नाट्यम भिन्न रुचि बहुधायमानम, अनेक नाट्यम भिन्न रुचि समाराधनम, ऐसा कुछ कहा है। वो भी दोनों बात है, माने उन्होंने जो कहा भिन्न रुचि जनों का एकमात्र समाराधन स्थान है नाट्य, ये जो बात कही कालिदास ने। और मालविकाग्निमित्र में और भरत मुनि ने जो कहा है नाट्याख्यम पंचमम वेदम सेतिहासम करोम्यहम, ये दोनों जो आर्ष वाक्य कहें व ये जो तत्व की बात कहें, ये हमें महाकवि भास की रचनाओं में देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस दृष्टि से महाकवि भास एक जाज्वल्यमान नक्षत्र है संपूर्ण संस्कृत साहित्य के इतिहास में। पे उनके पश्चात जो महाकवि हुए, जो प्रथित यशस्वी हुए, कालिदास, श्रीहर्ष आदि और प्रसन्न राघवकार, जयदेवादियों ने भूरी भरी उनकी प्रशंसा की है। उस बारे में कहेंगे। इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा विद्यार्थियों कि महाकवि भास का जो समय है वो आज विवादास्पद है, परंतु एक मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये ईसा पूर्व 4वीं या 5वीं सदी के थे। यद्यपि इसमें लंबा चौड़ा बहुत तर्क वितर्क चला हुआ, अंतरंग बहिरंग प्रमाण के अनुरूप अनेक पाश्चात्य विद्वान, अनेक प्राचीन विद्वान अलग अलग मत स्थापन करते हैं। ईसा पूर्व 4वीं 5वीं से लेकर के ईसा के 5वीं 6वीं तक भी ले जाते हैं। परंतु जब कालिदास के पूर्ववर्ती हैं और श्रीहर्ष तो बहुत बात के हैं, जयदेव के पूर्ववर्ती हैं, कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। कालिदास का जब समय हम ईसा पूर्व प्रथम शती की ओर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके काफ़ी पूर्व थे महाकवि भास। कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्र में पथित यशसाम भास सौमूल्य प्रवचनम ये कहकर भास का नाम उल्लेख किया है। और भास को खाली नाम उल्लेख नहीं किया, उनको नाट्य रचना की दृष्टि से उनको प्राथम्य दिया और उनकी महत्ता भी प्रदान की है। विद्यार्थियों, प्रसन्न राघवकार जयदेव ने इन्हें भासो हास कवि कुलगुरु कालिदास विलास ये कहकर महाकवि भास को कविता का मैनिका हास का है। वह हास जैसे हंसी, जैसे किसी नायिका के एक आकर्षणीय तत्व होता है, तो उसी प्रकार महाकवि भास की जो रचना है, नाट्य रचना है, वह अत्यंत आकर्षणीय है। सहृदय सामाजिक के हृदय को आह्लादित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। और महाकवि भास का जो काल है तो इस प्रकार ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के एक निर्विवाद विषय के रूप में हम निरूपण करने के पश्चात उनके स्थान के बारे में अगर बताएं तो यहाँ भी अलग अलग मत उभरता है। जैसे आचार्य बलदेव उपाध्याय जो कि संस्कृत साहित्य की एक अर्वाचीन संस्कृत साहित्य की परंपरा के प्रारंभ में उन्हें संस्कृत साहित्य के इतिहास की लिखने का उनका योगदान
अत्यंत महनीय रहा है। उन्होंने इन्हें कहा है कि ये उत्तर भारत के हो सकते हैं। उत्तर भारत की जो प्रति उनकी जो भावना है, उनकी जो झुकाव है, उनकी रचनाओं में हमें देखने को प्राप्त होती है। इस प्रकार महाकवि भास अत्यंत महत्वपूर्ण एक नाटककार हैं, एक सफल नाटककार है। और महाकवि भास की जो नाट्य रचना है वह 13 रचनाएं हैं और उनको एक समूह बनाया गया है। इसको नाटक चक्र कहा गया है। जैसा कि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में कहा है कि भास नाट्य चक्र की अग्नि परीक्षा करने के परिणाम स्वरूप जो स्वप्नवासवदत्तम नाटक है उसकी उसे जलाने का कार्य अग्नि के द्वारा नहीं किया जा सका। अरे इतना पवित्र नाटक है, इतना उत्कट उन्नत कोटि का नाटक है। क्योंकि पहले जमाने में, पूर्व समय में विद्वानों की विद्वत्ता या कवियों की कवित्व की प्रतिभा, उसके परीक्षण करने के लिए एक से एक बढ़कर परीक्षाएं ली जाती थी। तो उसमें एक बार ऐसी परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें अग्नि प्रज्वलित करके विद्वानों की रचनाओं को, कृतियों को उसमें अग्नि में डाला गया। और वो रचनाएं जब डाली गई, उन रचनाओं को भस्मीभूत अग्नि कर दिए, परंतु भास के नाटक चक्र जो 13 नाटकों में से स्वप्नवासवदत्तम नाटक, उसकी दाहकता अग्नि में नहीं रही, अग्नि उसे जला नहीं पाए। तो इससे स्वप्नवासवदत्तम के नाटक के वैशिष्ट्य के साथ महाकवि भास की कवित्व प्रतिभा, अनन्य प्रतिभा का परिचय हमें प्राप्त होता है। वो श्लोक इस प्रकार है, भास नाटक चक्रेपि छेके ही क्षिप्ते परीक्षितुम स्वप्नवासवदत्तस्य दाहको भुन्न पावकः। पहले महाकवि भास की जो नाटक चक्र है, 13 नाटक है, तो 13 नाटकों को छेके ही माने विद्वानों के द्वारा परीक्षण करने के लिए, उसका वैशिष्ट्य, उसके महत्व को जांचने के लिए जब अग्नि में डाला गए, तब स्वप्नवासवदत्तम नाटक के दाहक अग्नि नहीं बन पाया। इससे पता चलता है महाकवि भास के वैशिष्ट्य। महाकवि भास के जो 13 नाटक है वो इस प्रकार है, जैसा कि प्रोफेसर श्री टी गणपति शास्त्री ने उनका एक परिगणन किया, उनकी एक सूची प्रदान की है। वो इस प्रकार है, पहला है प्रतिज्ञा योगंधरायण, दूसरा है स्वप्नवासवदत्तम, तीसरा है प्रतिमा नाटकम, चौथा है पंचरात्रम, पांचवा है अभिषेक नाटकम, छठा है मध्यम वायोग, सातवां है कर्णभार, आठवां है दूतवाक्यम, नौवां है दूत घटोत्कच और 10वां है उरुभंग, 11वां है बालचरितम, 12वां है अभिमारकम, 13वां है दारिद्र चारुदत्तम। विद्यार्थियों, इस प्रकार दूसरे नंबर की रचना है स्वप्नवासवदत्तम। और ये जो स्वप्नवासवदत्तम, इनका अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है, जो कि महाकवि भास को विश्व साहित्य दरबार में, न केवल संस्कृत साहित्य के दरबार में, न केवल संस्कृत नाट्य साहित्य के दरबार में, अपितु विश्व साहित्य के दरबार में, विशेष रूप से विश्व नाट्य साहित्य के दरबार में एक अभूतपूर्व स्थान दे गया है ये स्वप्नवासवदत्तम नामक नाटक, जो कि 6 अंकों का ये नाटक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो स्वप्नवासवदत्तम नाटक है, यह पहले जो उनके द्वारा रचना की गई भास के द्वारा जो नाटक है वह है योगंधरायणम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम। तो उसका परिवर्धित रूप, माने आगे
का उत्तरार्ध भाग समझ लीजिए। भाई जो घटना जहाँ तक कथा वस्तु को उन्होंने जहाँ तक ले गए, उससे आगे उसको उन्होंने मूर्त रूप दिया स्वप्न वासव दत्तम इसी नाटक में। भाई योगेंद्रायण की जो कथा वस्तु है वह है कि वत्सराज उदयन को बंदी बना लेते हैं प्रद्योत, उज्जैन के महाराज प्रद्योत वत्सराज उदयन को, और तब उसमें प्रतिज्ञा लेते हैं योगेंद्रायण, उनके जो महामंत्री, कि उनको कैसे उनसे बंधन मुक्त किया जाए और साथ ही उनकी पुत्री वासवदत्ता के साथ उनका विवाह किया जाए। और जो प्रतिज्ञा ग्रहण कर लेते हैं इसलिए उसका नाम प्रतिज्ञा योगेंद्रायण हुआ है। तो विशेष रूप से यहाँ स्वप्नवास योगेंद्रायण प्रतिज्ञा योगेंद्रायण जो नाटक है, इसमें वत्सराज उदयन के द्वारा वासवदत्ता का अपहरण कर उसके साथ विवाह किया जाना, उनकी जो प्रणय गाथा वह वर्णित है। और आगे की कथा वस्तु पुनः स्वप्नवासवदत्तम में चलती है, जो हम अग्रिम कक्षा में आपको सुनाएंगे। विद्यार्थियों, ये जो स्वप्नवासवदत्तम नाटक है, ये नाट्य शास्त्र की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जो नाट्य लक्षण है, जैसा कि हमारे अलंकार शास्त्रीय आचार्य व काव्य शास्त्र के आचार्य विश्वनाथ कविराज आदि ने जिस प्रकार नाटक के लक्षण निरूपित किए हैं, उसमें खरा उतरता है ये नाटक। जैसा कि कहा गया है विश्वनाथ कविराज के द्वारा साहित्य दर्पण में, नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम विलासाध्यादियुक्तवत्। इस प्रकार जो कहा है नाटक लक्षण लंबा चौड़ा है। नाटकम ख्यातभूतम स्यात्, नाटक है कि प्रसिद्ध वृत्त होना चाहिए, ते प्रसिद्ध किसी के चरित्र के आधार पर होना चाहिए, वह वत्सराज उदयन के पर आधारित है। और विलास, रिद्धि, समृद्धि आदि वर्णन है इसमें। और नाटक में जो है पंचाधिका दशपरा तत्रंका परिकीर्तिता, ये कहा गया है 5 से अधिक और 10 से कम अंक होना चाहिए। तो इसमें 5 से अधिक 6, कम से कम 5 और 5 से अधिक ये होना चाहिए, और 10 से कम होना चाहिए, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें 6 अंकों का ये नाटक है। और रस जो है इसमें श्रृंगार रस, विप्लम्ब श्रृंगार, अंगिरस है। और बाकी जैसे वीर रस आदि, हास्य रस आदि इसके अंग है। तो इस दृष्टि से, और बाकी जो प्रस्तावना होनी चाहिए, बस सूत्रधार का प्रवेश होना चाहिए, और उसमें आश्री वचन या नमस्कारात्मक वस्तुनिष्ठात्मक मंगलाचरण के अंतर्गत या आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का विधान किया गया है, आदि आदि। स्त्री पात्र कैसे होना चाहिए और पुरुष पात्र भी होना चाहिए। तो इन सब का ध्यान रखा गया है इस नाटक में। इसके अनुसार ये नाटक एक उत्कृष्ट कोटि का नाटक है। इस दृष्टि से स्वप्नवासवदत्तम एक अत्यंत महनीय नाटक है। और इस स्वप्नवासवदत्तम नाटक की जो कथा वस्तु है वो भी अत्यंत रोचक पूर्ण है। इसका नामकरण ही इसका नाटक की कथा वस्तु को एक परिचय प्रदान करने वाला आप यूं कह सकते हैं, क्योंकि स्वप्ने दृष्टा वासवदत्ता स्वप्न वासवदत्ता यस्मिन् तत् स्वप्न वासवदत्तम। सपने में वासवदत्ता देखी गई जिसमें व जिस नाटक में स्वप्न वासवदत्तम नाटक है। इस प्रकार यह जो नाटक है यह नायिका के नाम पर आधारित भी है और घटना प्रधान भी है, क्योंकि किसी भी रचना के नामकरण के पीछे 3 कारण होते हैं, नायक या नायिका प्रधान या घटना प्रधान, या कवि अपने नाम पर आधारित कर लेता है उसका शीर्षक। तो इस प्रकार यहाँ घटना प्रधान भी है कि सपने में वासवदत्ता देखी गई, जो पंचम अंक है, 5वां अंक,
वह है अत्यंत महत्वपूर्ण। स्वप्नांग उसकी अत्यंत मनोरम है, मनोरंजनकारी है, उसके आधार पर इस नाटक का नामकरण पड़ गया। और वासवदत्ता नायिका आ गई, नायिका जो कि उसके इर्द गिर्द पूरे नाटक की कथा वस्तु घूमती वासवदत्ता के इर्द गिर्द, इसलिए स्वप्नो वासवदत्तम ये नामकरण पड़ा है। विद्यार्थियों, आज यहीं हम विराम लेते हैं, आगे कल इसके बारे में हम जारी रखेंगे। विद्यार्थियों, धन्यवाद।